फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 1 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। आप जानते ही हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंबे समय तक शासन किया। आज ही की तारीख 1 जून 1874 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। यह वही कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रसिद्ध देश है। आज ही की तारीख 1 जून 1927 1927 को कनाडा तथा यूएसए के बीच क्या हुआ? शांति समझौता हुआ। शांति समझौता संपन्न हुआ। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से अशांति थी, परंतु आज ही की तारीख 1 जून 1927 को कनाडा और अमेरिका के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ। ध्यान रखें साथियों, कनाडा से संबंधित आज के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बात है। आज ही की तारीख 1 जून 1969 1969 को कनाडा देश ने अपने यहाँ टीवी रेडियो पर तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर पूर्णतः रोक लगा दिया था। ध्यान रखें साथियों, इस तारीख को जरूर याद रखेंगे कि कनाडा में 1 जून 1969 को तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नरगिस दत्त। आज ही की तारीख 1 जून 1929 1929 को नरगिस दत्त का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। यह भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और नरगिस दत्त की एक फिल्म जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई, उसका नाम था मदर इंडिया के लिए इन्हें कई तरह के पुरस्कार मिले। और मदर इंडिया ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रोडेशिया। ध्यान रखें साथियों, रोडेशिया को ही आज वर्तमान में जिम्बाब्वे देश के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है। आज ही की तारीख 1 जून 1979 1979 को रोडेशिया यह देश तब तक रोडेशिया कहलाया जब तक यहाँ पर अल्पसंख्यक श्वेत लोगों का अधिकार था। परंतु आज ही की तारीख 1 जून 1979 को 90 वर्षों के बाद अल्पसंख्यक श्वेत समुदाय के लोगों के शासन का यहाँ अंत हो गया और आज ही की तारीख से यह देश जिम्बाब्वे कहलाने लगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 1 जून 1996 को नीलम संजीव रेड्डी का निधन हुआ। ये भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है केबल न्यूज नेटवर्क। इसको हम लोग शॉर्ट में CNN के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? CNN के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 1 जून 1980 से CNN दुनिया का पहला ऐसा न्यूज नेटवर्क हुआ जिसने 24 घंटे न्यूज दिखाने की शुरुआत की। ध्यान रहे साथियों, न्यूज दिखाने की शुरुआत CNN दुनिया का पहला ऐसा चैनल था। यह अमेरिका का चैनल है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है HD देवगौड़ा। आज ही की तारीख 1 जून 1996 1996 को भारत के PM बने। ध्यान रहे साथियों, 1996 का वर्ष काफी भारतीय राजनीति में उथल पुथल वाला रहा, क्योंकि 1996 में पहले बीजेपी की सरकार
सत्ता में आई, पर उसके पूर्ण बहुमत नहीं था और नतीजा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को मात्र 13 दिनों के बाद ही सरकार गिर गई। फिर उसके बाद कुछ ही समय के बाद एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। एच डी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल ये मात्र 46 सीटें ही पा पाई थी और उस वर्ष के चुनाव में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी। मात्र 46 सीटों के होने के बावजूद भी एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक राज्य के सीएम भी रहे। तो आज ही की तारीख 1 जून 1996 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कर्णम मल्लेश्वरी। आज ही की तारीख 1 जून 1975 को कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से, ये भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता। वर्ष 2000 के ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए थे और उस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो भारत के इतिहास में यह पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य जीता। अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला करंट अफेयर्स गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घोषणा किया है कि राज्य में ऐसे व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा जो कोविड-19 नेगेटिव हो। उनके लिए खास बात यह है कि उन्हें 48 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखना होगा, तभी राज्य सरकार उनको अपने राज्य में प्रवेश करने की छूट देगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जून से भारत में अनलॉक की स्थिति की घोषणा कर दी है। अब राज्यों के ऊपर है कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। गोवा भारत का एक पश्चिमी राज्य है जिसकी सीमाएं अरब सागर से लगी हुई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है उनका सूक्ष्मतम विश्लेषण किया जाएगा कि कौन से वो प्रमुख कारण थे जिससे व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो गहन चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत उसकी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश हाल के समय में काफी सुर्खियों में रहा। कोविड के दौर में इसने कई तरह की घोषणाएं की। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ FIR आपके द्वार योजना शुरू की, चरण पादुका योजना शुरू किया और भी कई सारी योजनाएं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है WHO फाउंडेशन। ध्यान रहे साथियों, जब से पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रसार शुरू हुआ है तब से WHO निशाने पर है और WHO के द्वारा कई तरह की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, परंतु वो सहायता काफी नहीं हो पा रही। तो WHO फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि WHO फाउंडेशन WHO से अलग होगा और इसका मुख्य कार्य होगा वित्त की व्यवस्था करना। यह फाउंडेशन न केवल देशों से बल्कि विश्व के नागरिकों से भी डोनर के रूप में चाहता है कि लोग डोनेट करें, पैसा दान करें, ताकि आने वाले समय में जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आए उसमें लोगों की सहायता की जा सके। तो ध्यान है साथियों, WHO फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई है और ये WHO से अलग होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बेजान दारूवाला। बेजान दारूवाला का संबंध ज्योतिषी से है। ये भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष रहे हैं। इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। कोविड-19 के कारण क्या हुआ है? इनका निधन हो गया। ध्यान रहे साथियों, बेजान दारूवाला के लेख भारतीय समाचार पत्र में अक्सर आया करते थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वाजिद खान। वाजिद खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। इनका भी निधन 1 जून 2020 को हो गया। ध्यान रहे साथियों कि वाजिद खान किडनी की गंभीर समस्या से पीड़ित थे और इनका हाल ही में कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया था। बॉलीवुड में साजिद वाजिद की जोड़ी काफी प्रसिद्ध रही है और वाजिद खान ने अपना करियर
वर्ष 1998 में शुरू किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय एआई पोर्टल। इसे ही नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कहते हैं। इसकी लॉन्च भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। रविशंकर प्रसाद भारत के वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। साथ साथ इनके पास कानून मंत्रालय भी है। तो ध्यान है साथियों कि रविशंकर प्रसाद के द्वारा किस पोर्टल की लॉन्चिंग हुई है? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की लॉन्च की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अरुण सिंघल हमारे देश की एक महत्वपूर्ण संस्था FSSAI के सीईओ बने हैं। FSSAI इसे हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी कहते हैं। और ये भारत में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी व्यवस्था देखता है कि वो प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं, वो मानकों पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इसके देख रेख करने का काम FSSAI के द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 2011 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रहे साथियों, FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आपने अक्सर देख रखा होगा चिप्स के पैकेट पे या मिठाई के डब्बों पर, जो भी अच्छे कंपनी के हैं, उस पे FSSAI का लोगो लगा होता है। उसके द्वारा वो मानक दिया जाता है कि वो बेहतर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना। ध्यान है साथियों, इस परियोजना की घोषणा भारत ने की है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ है और उसी समझौते के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना को भारत सरकार ने फाइनल करने की घोषणा किया है। हमारा अगला पॉइंट होगा G7 को हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 7। इसमें वर्तमान में सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 7 सदस्य राष्ट्र हैं। यह सुर्खियों में इस कारण है क्योंकि G7 का सम्मेलन जून माह में होना था, जून 2020 में होना था, परंतु इस सम्मेलन को अब क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। इसे स्थगित कर सितंबर 2020 में करने की घोषणा की गई है। खास बात है कि G7 दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों का एक समूह है। पहले ये संगठन G8 हुआ करता था, इसमें सदस्य राष्ट्र के रूप में रूस था, परंतु उसे बाहर कर दिया गया। ध्यान दें साथियों, G7 की स्थापना, ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना 1975 में हुई, 1975 में हुई। इस संगठन में यूरोप महाद्वीप के 4 देश हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं और एक देश एशियाई है। वह देश कौन है? जापान। ध्यान रहे साथियों, जापान। उत्तरी अमेरिका में कौन है? USA और कनाडा। और यूरोप के कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और ब्रिटेन है। यही 7 सदस्य राष्ट्र हैं G7 के। तो ध्यान रहे साथियों, G7 का सम्मेलन 2020 में अमेरिका में होना था, परंतु इस सम्मेलन को फिलहाल स्थगित कर सितंबर 2020 में करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फोर्ब्स एक पत्रिका है जो विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसने विश्व के सबसे अमीर खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है। सूची जारी की है। इस सूची में टॉप 3 पे कौन है, इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दुनिया में फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा कमाऊ व्यक्ति खिलाड़ी वर्तमान में रॉजर फेडरर। आप लोग इनको जानते होंगे। रॉजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। और ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस के खेल से संबंधित है। दूसरे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो दूसरे नंबर पे है, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के हैं। और हमारे तीसरे सबसे कमाऊ खिलाड़ी जो घोषित हुए हैं उनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है दोस्तों? अर्जेंटीना से है। और इन किस खेल से संबंधित है? यह भी फुटबॉल से है। फुटबॉल के ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दिग्गज खिलाड़ी हैं। और जबकि स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर टेनिस के खेल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताबों में से जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ध्यान रहे साथियों, फोर्ब्स की इस पत्रिका में दुनिया के सबसे कमाऊ लोगों की पत्रिका जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली का भी नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग नोट कर लें। हमारा अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा वो किससे संबंधित होगा? स्पेस एक्स से संबंधित होगा। स्पेस एक्स ये अमेरिका की यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। खास बात है कि यह एक प्राइवेट एजेंसी है। यह कैसी एजेंसी है? निजी एजेंसी है। जैसे भारत में इसरो होता है तो इसरो भारत सरकार के अधीन है, परंतु स्पेस एक्स जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है यह एक निजी एजेंसी है। खास काम इसने क्या किया है कि कोविड-19 के दौर में इसने दो व्यक्तियों को अंतरिक्ष भेजा। दो व्यक्तियों को क्या भेजा? अंतरिक्ष भेजा। तो याद रखें दोस्तों, स्पेस एक्स ने क्या किया? कोविड-19 के दौर में दो लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हीका चक्रवात। ध्यान दें साथियों, अभी हाल ही में मई के महीने में आपने देखा था, मई के महीने में भारत में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान जो था वो बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ था। और इससे भारत का उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल राज्य प्रभावित हुआ था। अब एक और चक्रवात की दस्तक हो गई है जिसका नाम है हीका चक्रवात। हीका चक्रवात अरब सागर में पैदा हुआ है और इस चक्रवाती तूफान का जो प्रभाव है वो गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य पर पड़ने की संभावना है। और लगभग 1 से 5 जून के बीच में इस चक्रवात का तूफान का असर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों पर होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है यूएसए दुनिया का वह देश बन गया है जिसने WHO से अपना संबंध समाप्त कर लिया है। आपने देखा था कि जब से कोरोना का असर प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा है और खास करके जब अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें अमेरिका में हुई, ये मौतों की संख्या 1 लाख के करीब हो गई। तब से यूएसए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को कोस रहे थे। उनका कहना था कि WHO ने सही समय पर जानकारी नहीं दी थी। इसी घटनाक्रम में यूएसए ने अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा अगला बिंदु है अनिल किशोर एनडीबी बैंक में, ध्यान देंगे, एनडीबी बैंक में मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? मुख्य जोखिम अधिकारी, जिसको हम लोग शॉर्ट में CRO कहते हैं, CRO। ध्यान दें साथियों, CRO कौन नियुक्त हुए हैं? अनिल किशोर। इनका संबंध भारत से है। एनडीबी बैंक की स्थापना 2014 में हुई और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 5 हैं और इन्हीं को हम लोग ब्रिक्स राष्ट्र भी कहते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अनिल किशोर। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मई महीने का अंतिम दिवस 31 मई को मनाया गया और यह दिवस था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पूरी दुनिया में तंबाकू के प्रॉब्लम जो है उनको बताया जा सके ताकि लोग तंबाकू का सेवन कम से कम कर सके। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।